Hi everyone. So welcome back to lecture 58 of GS2 Indian Polity. ठीक है. So लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को थोड़ा इंट्रोड्यूस करा था, समझा था, एंड वी क्लोज्ड ऑन रीजनल इलेक्शन कमिश्नर. ठीक है. एंड वी आल्सो डिस्कस अबाउट द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ECI, एंड एट लास्ट वी आल्सो अंडरस्टूड कि जो ECI की एडवाइजरी होती है या जो भी सजेशंस होते हैं या प्राइमरीली जो एडवाइस होती है ECI की टू द प्रेसिडेंट, दैट इज़ ऑलवेज बाइंडिंग, राइट. सो ऑन कंटिन्यूइंग द सेम, आज के लेक्चर में हम तीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे. वन इज़ योर प्रॉक्सी वोटिंग, देन यू हैव राइट टू रिकॉल एंड योर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. ठीक है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जब भी कोई इलेक्शन होना होता है या जिसके लिए नोटिफिकेशन आ जाती है, उससे 3 हफ्ते पहले आपका MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट हो जाता है. ठीक है. एंड इट इंक्लूड्स ऑल द रूल्स फॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल, जितने भी लोग जो इंक्लूड होंगे या जो भी फंक्शन करेंगे थ्रू आउट दैट इलेक्शन प्रोसेस, सबके लिए देर आर सर्टेन मॉडल ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको फॉलो करना ज़रूरी होता है. ठीक है. सो दिस विल बी द कंटेंट फॉर टुडे. ठीक है. सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्टली आपका जो प्रॉक्सी वोटिंग है, बेसिकली प्रॉक्सी वोटिंग का सिंपल फंडा ये है कि यू हैव सर्टेन पीपल हु आर डूइंग देयर ड्यूटी, और जो भी अपने ऑफिशियल वर्क की वजह से अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट नहीं डाल सकते, वेदर इट्स द लोकसभा इलेक्शंस और द लेजिस्लेटिव असेंबल, मतलब असेंबली इलेक्शंस. तो उस केस पे देर आर सर्टेन प्रोविजन जिसके अंदर हम ऐसे लोगों को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे उनके बिहाफ पे पीपल फ्रॉम हिज और हर फैमिली उनके बिहाफ पे वोट डाल सकते हैं. ठीक है. So this is all as a concept is known as proxy voting. ठीक है. Now this provision is mentioned under RPA Act of 1951. RPA stands for your Representative People Act 1951. इसके बारे में हम डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बिकॉज देयर आर मल्टीपल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और इलेक्शन के जो प्रोविजंस होते हैं जिसके अंदर आपका RPA Act 1950 1951 वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो एज ऑफ नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, द प्रॉक्सी वोटिंग एज अ कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर RPA Act of 1951. ठीक है. और इसमें रहता क्या है कि ऑल द वोटर्स हु आर एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट थ्रू पोस्ट, ठीक है, इज ऑल्सो अलाउड टू ऑथराइज द फैमिली मेम्बर, कि भाई जो लोग अपना वोट कैन बी कास्टेड through post. It also enables one family member to cast vote on his behalf. ठीक है. तो इसमें लिख लो, under RPA Act, under RPA 1951, a voter who is eligible to cast his vote through post is also allowed to authorize the family member to cast his vote on his behalf in a constituency where he is registered as a voter. ठीक है. So this as a concept is only applicable for those voters who can कास्ट वोट थ्रू पोस्ट. ठीक है. अब भाई जैसे बंदा है, अगर कोई सोल्जर है वो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहा है, तो ही कैन कास्ट हिज वोट थ्रू द पोस्ट. ठीक है. अगर उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोकसभा इलेक्शन है या फिर असेंबली इलेक्शन है तो वो अपना वोट पोस्ट के थ्रू कास्ट कर सकता है. एट द सेम टाइम दिस प्रॉक्सी वोटिंग कॉन्सेप्ट अंडर RPA Act 1951 ऑल्सो इनेबल्स हिम टू ऑथराइज वन फैमिली मेम्बर जो कि उसके बिहाफ पे जाके पोलिंग बूथ पे वोट डाल सकता है. ठीक है. नाउ हु आर अलाउड टू अवेल. ठीक है. तो ये वाला प्रोविजन जिनके लिए एप्लीकेबल है आर लाइक दोज पीपल, सिविल सर्वेंट्स हु आर ऑन ड्यूटी. ठीक है.
मतलब ऐसे सिविल सर्वेंट्स भी होते हैं जिनको गवर्नमेंट दूसरे स्टेट्स या दूसरे किसी दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए किसी और स्टेट पे रिलोकेट कर देती है। तो ऐसे लोग अगर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ के वो रजिस्टर्ड वोटर हैं, अगर वहाँ पे कोई इलेक्शन है तो वो लोग ऑब्वियसली वोट नहीं डाल पाएंगे। सो उस केस में प्रॉक्सी वोटिंग इज इनेबल्ड फॉर देम। ठीक है। द सेकेंड टाइप ऑफ पीपल आर डिफेंस पर्सनल्स। ठीक है। देन यू हैव इंडियन डिप्लोमेट्स। ठीक है, इसको लिख लो। एंड एनी अदर person who is authorized by ECI। ठीक है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसी के लिए ये चीज़ स्पेशल प्रोविजंस के बेसिस पे इनेबल करी है तो वो भी प्रॉक्सी वोटिंग के प्रोविजंस को यूज़ कर सकता है। ठीक है। बट आइडियली सिविल सर्वेंट्स, डिफेंस पर्सनल्स और इंडियन डिप्लोमेट्स हु आर असाइंड वर्क इन डिफरेंट कंट्रीज, उनके लिए ही प्राइमरी रहता है। बट इनके बियॉन्ड अगर ECI किसी को स्पेसिफिकली इनेबल करती है वो भी प्रॉक्सी वोटिंग के अपने प्रोविजंस को यूज़ कर सकता है। ठीक है। So this was your basic concept of proxy voting. Now the second concept is right to recall। ठीक है। अब बेसिकली राइट टू रिकॉल का फंडा क्या है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से, ठीक है, दिस इज योर कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है, कलेक्टिवली पीपल वोट एंड इलेक्ट अ representative, right? ठीक है। and it could be a MP, MLA। R stands for your representative। ठीक है। तो इस केस में क्या रहता है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर द पीपल ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूंसी हैज़ इलेक्टेड समवन जो कि जाके इधर पार्लियामेंट, ठीक है, या फिर असेंबली में उस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता है, एंड इफ़ द पीपल ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूंसी इज़ नॉट हैप्पी विद द वर्क दैट पर्सन इज़ डूइंग, तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग ECI को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये बंदा जो इलेक्ट होके गया है, ही इज़ नॉट केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एंड ही इज़ नॉट डूइंग अ गुड वर्क, सो वी कलेक्टिवली वांट टू रिकॉल दैट पर्सन। ठीक है। एंड सब्सिक्वेंटली इलेक्शंस हो सकते हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए स्पेसिफिकली, एंड देन अ न्यू रिप्रेजेंटेटिव कैन बी इलेक्टेड एंड दैट सेम पर्सन कैन बी sent to parliament or your assembly। ठीक है। सो दिस होल कॉन्सेप्ट इज नोन एज राइट टू रिकॉल। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो लिया गया है, दिस कॉन्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम स्विट्जरलैंड। ठीक है। स्विट्जरलैंड से कॉन्सेप्ट लिया गया है। ठीक है। कुछ कुछ स्टेट्स में प्रेजेंट है, this concept is present in few states। for example you have मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ठीक है। स्टेट्स का मतलब यही है कि अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी कोई भी ऐसा रिप्रेजेंटेटिव जाता है किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करने, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग इफ़ दे आर नॉट हैप्पी विद द पर्सन हु इज़ डूइंग दैट जॉब, तो उसको वो रिकॉल करा सकते हैं। ठीक है। अब इसमें फंडा क्या रहता है? द बेसिक फंडा इज़ कि फर्स्टली जो टेन्योर है, जो फर्स्ट टाइम बंदा इलेक्ट होकर गया, उसका 50% वो हो जाना चाहिए टाइम। ठीक है। सो इफ़ आई से कि इफ़ द पर्सन गॉट इलेक्टेड इन 2019, ठीक है, ठीक है, और अगर 5 साल का टेन्योर है तो 2024 में होना चाहिए क्लोज, राइट। तो 2.5 साल होने के बाद ही आप इसको राइट टू रिकॉल को यूज़ कर सकते हो, राइट। सो दैट इज़ 2021 के मिड के बाद आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो एज अ कॉन्स्टिट्यूंसी, एज द पीपल ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से वो बंदा इलेक्ट होकर गया है, टू अवेल द राइट टू रिकॉल। ठीक है। सो फर्स्ट प्राइमरी बेस है कि भाई टेन्योर उस बंदे का जो इलेक्ट होकर गया है वो 2.5 साल का हो जाना चाहिए। ठीक है। एंड उसके बेसिस पे ग्रेटर देन 50% ऑफ द वोटर्स ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूंसी should write to ECI to avail right to recall। ठीक है।
उस कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने वोटर्स हैं कलेक्टिवली 50% से ज़्यादा लोगों को ये रिटर्न में डालना पड़ेगा ECI को कि बॉस हम कलेक्टिवली वांट टू रिकॉल दैट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्स जो कि इलेक्ट होके वहाँ पे असेंबली में गया है, ठीक है। तो ये चीज़ रिटर्न में जानी चाहिए ECI के पास। एंड द पैरामीटर्स आर, मतलब किस ग्राउंड के बेसिस पे आप उसको रिकॉल कराना चाहते हो, दैट शुड बी स्पेसिफिक टू योर परफॉर्मेंस। मतलब उस बंदे ने कुछ भी काम नहीं करा, कोई डेवलपमेंट नहीं करी, कोई कंसर्न एड्रेस नहीं करा, कोई सोशल इंप्रूवमेंट नहीं करा, nothing decisive has been taken. So yes, collectively people can avail this benefit of right to recall, but the threshold is कि वोटर्स जितने हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी के उसमें से 50% से ज़्यादा लोग इस चीज़ को सपोर्ट करने चाहिए, एंड देन ओनली ECI कैन अप्रूव दिस, ठीक है। तो इसको लिख लो। राइट टू रिकॉल इज प्रेजेंट इन सम स्टेट, दैट इज ब्रैकेट में लिख लेना MP एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। दिस provision is taken from Switzerland, comma, under this system voters in a constituency enjoy right to recall their representative on ground of non-performance. Next, right, there are some conditions in this regard, ठीक है। conditions मतलब prerequisites हैं, तो इसमें लिख लो वही जो ऊपर हमने डिस्कस करा है, वही नोट्स के फॉर्म में लिख लो। नंबर 1, the representative can be recalled only after 50% of his term, ठीक है। B लिखो, at least 25% of the registered voter in a constituency must give in writing to the ECI expressing their desire to recall the elected representative on ground of non-performance, ठीक है। ये 50% नहीं है, 20% है, 25% है, माय बैड, ठीक है। तो एटलीस्ट 25% से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स शुड राइट टू ECI, मतलब टू राइट टू ECI हाईलाइटिंग देयर कंसर्न कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है जो गया है उस कॉन्स्टिट्यूंसी से, दैट पर्सन नीड्स टू बी रिकॉल्ड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, ठीक है। नेक्स्ट यू राइट, द थर्ड कंडीशन इज वंस द 25% से ज़्यादा लोगों ने लिखित में दे दिया ECI को, देन द वोटिंग इज कंडक्टेड in support or against of the removal, and if more than 50% of the voters goes in the recall, मतलब voters uses the right to recall, then the candidate shall lose the membership of the house, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्टली 25% से ज़्यादा वोटर्स नीड्स टू राइट टू ECI, ठीक है। अगर 25% से, मतलब मिनिमम एटलीस्ट 25% से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ रिटर्न में डालनी है ECI को कि भाई ये रिकॉल कराना है, उसके बाद ECI वोट डलवाएगी, एंड 50% से ज़्यादा लोगों ने अगर इस चीज़ को सपोर्ट करा कि हाँ भाई ये बंदा नॉन परफॉर्मिंग है, तो उस केस में जो रिप्रेजेंटेटिव है उसकी मेंबरशिप ऑफ द हाउस जा सकती है, ठीक है। सो दो पैरामीटर्स हैं, 25% से ज़्यादा वोट, मतलब वोटर्स को ये लिखित में सपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट डालना पड़ेगा, एंड देन वन द वोट्स, जब वोटिंग होती है कि भाई बंदा उस जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको वापस बुलाना है या नहीं बुलाना, राइट टू रिकॉल यूज़ करना है नहीं करना, तो इन दैट केस 50% से ज़्यादा लोगों को ये सपोर्ट में मतलब वोट डालना पड़ेगा, एंड देन ओनली द मेंबरशिप ऑफ दैट रिप्रेजेंटेटिव कैन बी रिमूव्ड, ठीक है। सो दिस वाज योर राइट टू रिकॉल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज योर मोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। सो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, MCC कहते हैं इसे। तो बेसिकली फंडा क्या है कि जो भी आइडियल बिहेवियर होता है कि भाई अगर इलेक्शन आने वाले हैं तो किसी को ऐसे मतलब लालच देने वाली स्कीम्स का कुछ उसी टाइम पे गवर्नमेंट को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उसी टाइम कुछ स्कीम लॉन्च कर दे कि भाई हाँ आपसे सबके लिए बिजली पानी फ्री है, राइट। एंड रिलीजियस या अगर कोई कैंपेनिंग हो रही है, ठीक है, वोट्स के लिए, तो उस पर रिलीजियस ग्राउंड के बेसिस पे या फिर प्रोवोकेटिव रैलीज नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी अ प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट। करप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। वोट फॉर मनी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि पैसे दे रहे हैं लोगों को कि भाई ठीक है हम सबको 2,000 देंगे टू वोट इन फेवर ऑफ अस। दीज ऑल थिंग्स जो कि एक आइडियल इलेक्शन एनवायरनमेंट को डिसरप्ट करती हैं, ये सारी चीज़ों को एड्रेस करा गया है आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। और इसके अंदर जो मतलब पीपल हु आर इम्पैक्टेड इन्वॉल्व्स एवरीवन, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं आपकी,
ठीक है. देन यू हैव गवर्नमेंट. अगर स्टेट गवर्नमेंट में हो रहा है तो वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन का जो टाइमलाइन है डिक्लेयर होने के बाद कुछ भी ऐसे टेम्पटिंग स्कीम्स नहीं लॉन्च कर सकती या उसके बारे में हाईलाइट नहीं कर सकती. ठीक है. देन यू हैव द पॉलिटिकल पार्टीज हो चुकी हैं. ठीक है. आज के टाइम पे देर आर लेट्स से आईएनसी हो गया, बीजेपी हो गया. देन यू हैव गवर्नमेंट. देन यू हैव मिनिस्टर्स. ठीक है. देन कैंडिडेट्स. ठीक है. इसके अलावा यू हैव ऑफिशियल्स ऑल्सो. ठीक है. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो इस चीज़ को मतलब कंडक्ट कराते पूरा इलेक्शन, उनके लिए भी देर आर सर्टेन गाइडलाइंस और रूल्स दैट दे नीड टू फॉलो अंडर एमसीसी. ठीक है. तो ये कुछ नहीं है, मतलब आइडियल ऑब्जर्वेशंस वगैरह हैं. राइट. सो बेसिकली एमसीसी आपका लगता कब है? एज सुन एज द ईसीआई डिक्लेयर्स कि भाई इलेक्शन के क्या टाइमलाइंस रहेंगे और कब से इलेक्शन के लिए फर्स्ट फेज या सेकंड, मतलब कितने फेजेस में इलेक्शन होगा, वोट कब से डलेंगे. तो एज सुन एज द ईसीआई डिक्लेयर्स इलेक्शन एमसीसी स्टार्ट्स. ठीक है. सो द बेसिक हिस्ट्री इज 1962 में ईसीआई फॉर्मुलेटेड एमसीसी in consultation with all major political party. ठीक है. अब इसमें देखो सबसे बड़ा पेन पॉइंट ये है, और इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि भाई कौन सी पॉलिटिकल पार्टी दूध की धुली है या नहीं है, एमसीसी को आज तक कोई भी लीगल ब्लैंकेट नहीं दिया गया है. ठीक है. मतलब लीगल सैंक्शन नहीं है. जैसे कि आपका पार्लियामेंट का कोई रूल हो, राइट, या फिर ऐसा कोई लॉ हो जो आप यूनिवर्सल लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो. बट एमसीसी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है. ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इतना इनिशिएटिव लिया है कि एमसीसी को लीगलाइज करा जाए. बट येस, आज के टाइम पे एमसीसी इज़ नॉट लीगल, बट सिंस एमसीसी इज़ ड्राइव्ड बाय ईसीआई जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सो ऑब्वियसली एमसीसी हैज़ enjoyed मतलब द अप्रूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पे या सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा एमसीसी को और ईसीआई के जो भी प्रोविजंस हैं विच आर नॉट लीगल स्पेसिफिक टू एमसीसी, उसको हमेशा अपने सपोर्टिव डायरेक्शंस में ही रखा है. ठीक है. इवन दो एमसीसी इज़ नॉट लीगल बिकॉज पार्लियामेंट में वो लॉ कभी निकला नहीं है, ना ही किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वो कभी निकला है. But still, MCC enjoys a legal blanket by the Supreme Court. ठीक है. इसमें नेक्स्ट निकलो. MCC comes into force as soon as the elections are announced by the Election Commission, which is 3 weeks in advance of election notification issued by the President or the Governor. ठीक है. तो फर्स्ट आपका MCI declares about election. ठीक है. 3 weeks before notification is issued by president और गवर्नर. ठीक है. प्रेसिडेंट है तो जनरल इलेक्शन के लिए, गवर्नर है तो स्टेट के लिए. ठीक है. तो MCI as soon as MCC gets implemented as soon as ECI declared about the election. ठीक है. और ये कब होता है? जब 3 हफ्ते बाद आपका जो फॉर्मल नोटिफिकेशन आना होता है बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट जिसमें वो इलेक्शंस होने हैं. ठीक है. नेक्स्ट लिखो. MCC इज बाइंडिंग ऑन ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज कॉमा इंडिविजुअल कॉमा ऑफिसर्स कॉमा ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद इलेक्शंस. ठीक है. Next you write, aim of MCC is to provide a level playing field in the elections to all the parties and thus make sure to have a fair election. Next you write, under MCC the government is prohibited from announcing any new welfare measure. ठीक है. Under MCC government is prohibited to announce any welfare measures. ठीक है.
Next, you write. Also, the government cannot transfer or appoint or remove officials linked with the election duty without the approval of the election commission. ठीक है, मतलब obviously ठीक है, यू हैव एस डी एम डी एम, मतलब डी एम तो आपके ऑब्वियसली आई एस कैटेगरी के हो गए, ठीक है, बट इनमें से कई लोग आपके हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में डिस्कस करा था, आपके पोल ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, राइट, रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, पोल ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स होते हैं. तो दीज पीपल वर्क फॉर द गवर्नमेंट ओनली, बट ड्यूरिंग द इलेक्शन अगर गवर्नमेंट इनमें से किसी को भी हटाना चाहे या ट्रांसफ़र करना चाहे या सर्विस से डिस्क्वालीफाई करना चाहे, तो ड्यूरिंग इलेक्शन टेन्योर गवर्नमेंट कांट डू इट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द इलेक्शन कमीशन. ठीक है, तो इस केस में गवर्नमेंट नीड्स टू गेट एन अप्रूवल फ्रॉम ECI टू मेक एनी एक्शन फॉर एनी ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल IAS या DM SDM हु वर्क्स इन द इलेक्शन ड्यूटी. ठीक है, so this is all about your ECI. ठीक है, important thing is that MCC is not legal. ठीक है, and in 2005 ECI asked GOI to provide लीगल बैकिंग. लीगल बैकिंग का मतलब ये है कि लॉ या तो लीगलाइज कर दो या कोई भी एक्ट लेके आओ, लीगल बैकिंग टू MCC, बट दिस इज़ नॉट डन येट. तो इसलिए MCC अभी लीगल नहीं है, बट येस इट हैज़ अ सॉफ्ट सपोर्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट बिकॉज ECI ड्रिवन है और ECI खुद एक आपका ECI खुद आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, राइट. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फॉर लेक्चर 58. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में विल डिस्कस अबाउट द electoral laws that includes your RPA, Representative of People Act 1950, then you have RPA 1951. ठीक है, there are certain amendments acts also 1988 and 1996. ठीक है, ये हम next lecture में discuss करेंगे. So this is all for today. I hope you find this video informative. थोड़ा delay हो गया because I was not well for last 1 month. ठीक है, so we'll be picking up the pace again. Thank you for watching. Keep learning and I'll see you in the next one. Bye bye. Take care.